हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अनूप राणा आपके साथ आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूं, जिसका नाम है अंग्रेजों के द्वारा भारत में भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर कर दूं। जैसे कि हमें जो है सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई भारत में अंग्रेज आए कैसे और उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार या व्यापार का विस्तार भारत में कैसे करा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 यानी जो है 1608 में पहली बार अंग्रेज भारत में पहुंचते हैं और भारत में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो कि एक अंग्रेजों की व्यापारिक कंपनी थी, वो भारत में व्यापार करने के लिए पहुंचती है। इस प्रकार भारत में कंपनी के द्वारा प्रारंभिक रूप से भारत में व्यापार की शुरुआत सन 1608 में की जाती है ना। दोस्तों, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में प्रारंभिक रूप से व्यापार की शुरुआत 1608 में करने के बाद वो जो है सबसे पहले भारत में धीरे धीरे अपने व्यापार का विस्तार करते हैं और भारत में जो है ये एक जो है महत्वपूर्ण युद्ध लड़ते हैं, जिसका नाम होता है बक्सर का युद्ध। तो आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि भाई बक्सर का युद्ध कब हुआ था, आपका आंसर होगा बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764। ठीक है, बक्सर का युद्ध क्यों पड़ता है? इससे पहले कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे युद्ध हुए थे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ था। इससे पहले जो है आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, आंग्ल बंगाल युद्ध हुए थे, इसके अलावा मैसूर युद्ध हुए थे, बहुत सारे युद्ध हुए थे। लेकिन इन सब के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, जिसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझें कि भाई हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण युद्ध और इस टॉपिक का सबसे पहला जो चरण है वो हमें समझना है कि बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ था? सन 1764। सन 1764 में अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी यानी पहली प्रेसिडेंसी बंगाल मीर कासिम, उसके बाद अवध शुजाउद्दौला और जो है शाह आलम द्वितीय यानी मुगल बादशाह, इन तीनों के साथ अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध में अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी रहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई अंग्रेजों की तरफ से किस व्यक्ति ने इस युद्ध में भाग लिया था या कौन यहाँ पर लीडर था? आपका आंसर क्या होगा? हेक्टर मुनरो ने जो है अंग्रेजों की यहाँ पर क्या करी थी, मतलब एक लीडरशिप जो है यहाँ पर निभाई थी। अब देखो, अब जैसे ही बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इनके साथ यानी शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ 2 महत्वपूर्ण संधियां करी। पहली संधि थी इलाहाबाद की प्रथम संधि। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि भाई जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी, आपका आंसर होगा 12 अगस्त सन 1765, है ना। इस संधि की मदद से जो मुगल बादशाह था वो अंग्रेजों के, हम कह सकते हैं कि भाई अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम जो द्वितीय था उसके साथ महत्वपूर्ण संधि करी और इसके माध्यम से मुगल बादशाह को वार्षिक पेंशन यहाँ पर दी जानी। यहाँ पर एक हिसाब से जो संधि थी वो वार्षिक पेंशन के रूप में यहाँ पर उसकी वार्षिक पेंशन शुरू हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त सन 1765 यानी 4 दिन के बाद ये संधि होती है और ये संधि किसके साथ होती है? अवध के नवाब कौन था? शुजाउद्दौला। इसके जो है साथ इलाहाबाद की दूसरी संधि कब होती है? 16 अगस्त सन 1765। इस संधि में अंग्रेज जो है अवध के नवाब के साथ कुछ महत्वपूर्ण संधियां करते हैं, जैसे कि भाई जो युद्ध होता है, युद्ध के हर्जाना जो है यहाँ पर देना, यानी जो शुजाउद्दौला होता है उसको यहाँ पर युद्ध का हर्जाना देना होता है अंग्रेजों को। साथ में जैसे कि कुछ इलाहाबाद का क्षेत्र होता है, प्रयागराज वाला, है ना, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर अवध से छीन लिए जाते हैं और जो है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो 3 प्रेसिडेंसियां होती हैं या 3 प्रदेश होते हैं भारत के, इनको अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दे दिया जाता है। या दूसरी भाषा में ये कहा जा सकता है कि भाई जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी मामले थे वो किसके पास आ गए? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, एक और बात आपको पता होनी चाहिए, अभी तक जो है सन 1764 की बात है, अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये केवल एक प्राइवेट कंपनी है जो कि भारत में व्यापार करने के लिए आई थी और जिसको व्यापार करने का जो राइट था, जो अधिकार था, वो वहां की सरकार के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी ने भारत में कहीं न कहीं क्या कर दिया? अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया और भारत के 3 बड़े प्रांतों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा को जो है अपने हाथ में ले लिया। अब यहाँ पर जो है जानने वाली बात यह है कि सन 1770 में क्या हुआ? 1770, है ना, सन 1770 में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा एक सीट जारी की गई जिसमें कंपनी ने अपने आप को 12% देखो, कंपनी बोलती है कि हमें को क्या है? प्रॉफिट में, लाभ में,
और दूसरी ओर कंपनी क्या करती है, अपने लिए लोन मांगती है। अब देखो एक बात है कि कोई कंपनी मान लो प्रॉफिट में चल रही है और दूसरी ओर लोन मांग रही है। भाई ब्रिटिश सरकार ने कहा ऐसा कौन सी चीज है जो हमें समझ में, देखो एक तरफ लोन मांग रही, दूसरी तरफ लाभ में है, तो उन्होंने कहा कि काम करते हैं तुम्हारे लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्रेट कमेटी की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार सन 1770 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या इसको जो है जानने के लिए एक सीक्रेट कमेटी की जो है स्थापना कर दी जाती है। ये सीक्रेट कमेटी 2 साल के बाद सन 1772 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है और कहती है कि भाई जो है जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको जो है क्या करो, आप रेगुलेट करने का काम करो और इसके लिए हम क्या करेंगे, आप जो है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पारित करेंगे। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार के द्वारा कंपनी को क्या करा, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ जो है रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान कर दिया गया। तो आपको जो है अतिरिक्त रूप से मैं आपको बता दूं कि सन 1773 में 1773 में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने पहला रेगुलेटिंग एक्ट इसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। इस प्रकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने क्या करता अपनी जो है अपनी ओर आकर्षित किया या फिर अपने जो है अपने आधिपत्य में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट अपने आप में एक सेपरेट अलग टॉपिक होगा, हमने पढ़ना है अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व व्यवस्था, है ना। अब जो है हुआ क्या कि जैसे इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि होती है तो वैसे ही जो है जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा इनकी जो है दीवानी मामले का मतलब पैसे वाले मामले, ये जो दीवानी मामले होते हैं ये किसके हाथों में चले जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सन 1765 से लेकर और सन 1765 से लेकर सन 1772 तक जो बंगाल होता है वहां पर द्वैध शासन प्रणाली चलती है। अब ये द्वैध शासन प्रणाली का मतलब ये समझो कि भाई जो बंगाल होगा वहां के प्रशासनिक मामले जो होंगे वो बंगाल के शासक के पास होंगे और जो दीवानी मामले होंगे वो किसके पास होंगे, वो जो है आपके कंपनी के पास होंगे। यानी जो भू राजस्व वसूलने का कार्य होगा, जो पैसे वाले सारे कार्य होंगे वो किसके पास होंगे, वहां पर कंपनी के पास। ठीक है, अब देखो जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया वैसे ही भारत में जो है अंग्रेजों की भू राजस्व व्यवस्था भी शुरू हो गई। सबसे पहले सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, सर वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर देखो सर वॉरेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले बंगाल में पंचशाला बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू करी। पंचशाला बंदोबस्त इसका मतलब पंचशाला, 5 साल में भूमि का एनालिसिस करना और उसके आधार पर क्या करना, राजस्व दरें मतलब जो है राजस्व दरों को क्या करना, बनाना या जो है लगान की दरों को स्थापित करना। तो ये था पंचशाला बंदोबस्त। पंचशाला बंदोबस्त जैसे बंगाल में चलती है तो बाद में कई मतलब जो है 2-4 साल बाद में यहाँ पर एक साला बंदोबस्त शुरू होता है और 1790 में जाकर ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पर 10 साला बंदोबस्त शुरू होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल में 10 साला बंदोबस्त की शुरुआत कब से होती है, आपका आंसर होगा सन 1790। ठीक है, अब देखो 1790 में बंगाल में 10 साला बंदोबस्त शुरू हुआ। 10 साला बंदोबस्त जो कि भारत में सबसे पहले अकबर के द्वारा भी लागू किया गया था। अब ये जो 10 साला बंदोबस्त होता है, 10 साला बंदोबस्त को सन 1773 में 3 साल के बाद यहाँ पर स्थायी कर दिया जाता है। देखो 10 साला बंदोबस्त को स्थायी कर दिया तो क्या बन गया, स्थायी बंदोबस्त। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। कभी आपसे ये पूछेगा कि स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन थे या इसकी स्थापना किसने करी थी, आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इन्होंने जो स्थायी बंदोबस्त था उसकी स्थापना करी थी भारत में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 साला बंदोबस्त भी बोलते हैं। देखो 10 साला बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त भी जो है इसी को हम लोग बोलते हैं। हम लोग जो है स्थायी बंदोबस्त को 10 साला बंदोबस्त भी कह सकते हैं या जमींदारी बंदोबस्त भी कह सकते हैं। जमींदारी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का वास्तविक स्वामी था वो कौन था, जमींदार था। यानी जमींदार अपने जो है भूमि पर किसानों को अपॉइंट करता था और बाद में जो है उनसे पैसे लेकर या फिर जो है उनसे पैसे वसूल कर क्या करता था, अंग्रेजों को टैक्स पे करता था। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत के कितने परसेंट भाग पर स्थायी बंदोबस्त लागू था, आपका आंसर होगा 19%। कितने परसेंट भाग पर था, 19% भाग पर हमारे जो है स्थायी बंदोबस्त या 10 साला बंदोबस्त लागू था। देखो 19% भाग कौन सा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बनारस और उत्तरी कर्नाटक, यहाँ पर क्या था आपका 10 साला बंदोबस्त लागू था।
इसके अलावा अगर पूछेगा कि इसमें टैक्स रेट कितनी थी, तो टैक्स रेट याद रखनी आपने, इसमें 50% टैक्स रेट थी, और ये जो टैक्स था इसका 1/11 यानी 1/11 भाग जो है वो जमींदार अपने पास रखा था, बाकी बचा 10/11 भाग ये जो है अंग्रेजों को दे देता था। इसके अलावा यहाँ पर ये भी याद रखना है कि स्थायी बंदोबस्त को लेकर एक कानून पारित हुआ था, सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत यदि कोई जमींदार देखो जो डेट तय हुई होगी उस डेट में अगर जमींदार अपने जो है लगान नहीं दे पाता था, तो अगले दिन उसके जमींदार उसकी जो जमीनें होती थी उनको क्या करते थे, वो लोग उसको बेच देते। ठीक है, तो ये था सूर्यास्त कानून। अब देखो अगली जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भारत में 1792 है ना 1792 में शुरू हुआ था। किसने शुरू करा था? कैप्टन रीड और कैप्टन मुनरो ने जो है यहाँ पर ये जो है शुरू करा था। और भारत के कितने परसेंट भाग पर लागू था, तो याद रखना है टोटल 51% भाग पर लागू था। अब देखो यहां से पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के सर्वाधिक भाग पर कौन सा बंदोबस्त लागू था। तो भारत के सर्वाधिक भाग पर कौन सा बंदोबस्त लागू था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू था, है ना। और सबसे ज्यादा टैक्स रेट किसमें थी? सबसे ज्यादा टैक्स रेट थी किसमें? महलवाड़ी बंदोबस्त में। याद रखना सबसे ज्यादा टैक्स जो था महलवाड़ी में था, और सबसे ज्यादा भाग में कौन सी थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कितने परसेंट भाग में थी? 51% भाग में थी। कहां कहां पर थी? दक्षिण भारत में, पूरा का पूरा दक्षिण भारत, बंबई समेत, है ना। इसके अलावा असम, तो ये सारा का सारा भाग जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त में आता था। अब देखो इसमें जो टैक्स रेट थी वो कितनी थी? 50%। और सबसे बड़ी बात ये थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी होता था कौन? किसान। यहाँ पर जमींदारी, ये स्थायी बंदोबस्त के समान जमींदारी बंदोबस्त नहीं था, वो जो है वहां पर भूमि का स्वामी कौन था? किसान। ठीक है। तीसरी जो प्रकार की बंदोबस्त व्यवस्था थी वो महलवाड़ी बंदोबस्त था। महलवाड़ी बंदोबस्त को सन 1819 में हार्ट मैकेंजी ने शुरू करा, है ना। हार्ट मैकेंजी ने ये जो बंदोबस्त था ये शुरू करा। कितने परसेंट भाग पर लागू था? तो भारत के टोटल 30% भाग पर लागू था। टैक्स रेट कितनी थी? तो टैक्स रेट आपको याद होनी चाहिए 66, जिसे बाद में घटाकर जो है 60 कर दिया। तो सर्वाधिक टैक्स रेट कहां पर थी? महलवाड़ी बंदोबस्त में थी। और याद ये आपको याद रखना है कि भारत में सबके सब जो है जितने भी आपने यहाँ पर बंदोबस्त देखे उनमें सबसे ज्यादा टैक्स रेट किसमें थी? महलवाड़ी बंदोबस्त। जबकि महलवाड़ी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी कौन था? किसान। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा मुख्य रूप से भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं चलाई गई थी। पहला था स्थायी बंदोबस्त, जिसे हमने दहसारा बंदोबस्त भी कहा, और जमींदारी बंदोबस्त भी कहा। दूसरा कौन सा था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बाद तीसरा कौन सा था? महलवाड़ी बंदोबस्त, है ना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।